नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम दृष्टि द विजन का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी तक शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता का वीडियो डाल दिया है, शोध अभिवृत्ति का भी वीडियो डाल दिया है, संप्रेषण का भी वीडियो डाल दिया है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भी वीडियो डाल दिया है। ये 4 टॉपिक का वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। आज हम एक नया टॉपिक लोक विकास और पर्यावरण को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पिछली वीडियोस को जाकर देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं लोक विकास और पर्यावरण। इसका जितना भी मैटर है उसको हम देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बहुत लंबा है तो हो सकता है इसके वीडियो 2 से 3 बन जाएं। तो चलिए देखते हैं कि कितने वीडियो में इसका टॉपिक कवर हो पाता है। तो अब तक हमने 4 टॉपिक अपने चैनल पर डाल दिए हैं। ये 5वां टॉपिक है जिसका नाम है लोक विकास और पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको पढ़ना है विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। फिर मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, इसमें न्यूनीकरण की युक्तियाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। तो ये सब आपके सिलेबस में है। तो इस पूरे टॉपिक को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले जन और पर्यावरण अंतःक्रिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट, पर्यावरण का आशय जैविक तथा अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। इसके अंतर्गत मानव जनित पर्यावरण, यथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के निम्नलिखित 4 तत्व हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है स्थल मंडल। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी चट्टानी भाग है जो भंगुर क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के सबसे ऊपरी भाग से बना है। फिर है जलमंडल। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह, धरातल के नीचे एवं हवा में पाए जाने वाले जल को सम्मिलित करते हैं। यह द्रव, वाष्प एवं हिम के रूप में हो सकता है। फिर है वायुमंडल। वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। यह गैस जल, वाष्प तथा धूलकणों का मिश्रण है। अवस्थिति, पृथ्वी की सतह, इसका रूप है समुद्र, झीलें, नदियाँ। धरातल के नीचे रूप है भूमिगत जल, एक्वीफर्स। फिर है हवा में जलवाष्प, बादल, कुहासा। पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग ग्लेशियर, आइस कैप एवं आइसबर्ग के रूप में जाना जाता है। इस जमे हुए भाग को क्रायोस्फीयर कहा जाता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की विभिन्न परतों में क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल तथा बाह्यमंडल सम्मिलित हैं, जिनमें प्रथम 2 परतें पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं।
जैव मंडल, बायोम के समूह को जैव मंडल कहते हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जल मंडल आपस में मिलते हैं एवं वहाँ जीवन का कोई अंश जरूर मौजूद होता है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी प्रवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जन और पर्यावरण अंतःक्रिया, मनुष्य के पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। वह जैविक संगठक के रूप में भौतिक मनुष्य की हैसियत से तथा दूसरी तरफ सामाजिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी मानव के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करता है। चूँकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तरों जैसे प्रौद्योगिकी स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित कर अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी है। प्रारंभ में आदि मानव भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था, यथा फलों के बीजों को अनजाने में बिखेर कर। इस प्रकार संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण के अन्य कारकों के समान एकमात्र कारक था, परंतु उसके समाज तथा संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि, उसका कौशल तथा उसकी प्रौद्योगिकी भी विकसित हो गई एवं पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। यह पर्यावरण कारक से पर्यावरण के रूपांतरकर्ता तथा पर्यावरण का परिवर्तनकर्ता से पर्यावरण के विध्वंसकर्ता की हो गई। मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों का मूल कारण प्रौद्योगिकी ही है, क्योंकि इसी ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान के औद्योगिक काल तक मानव पर्यावरण संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य परिवर्तनों को आत्मसात करने की क्षमता होती है, परंतु जब बाह्य परिवर्तन प्राकृतिक पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाते हैं तो पर्यावरण अवनयन प्रारंभ हो जाता है तथा दूरगामी प्रभाव वाली पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वर्तमान प्रौद्योगिकी मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में किए गए परिवर्तन उसकी सहन शक्ति से कहीं अधिक हो गए हैं, अतः कई विनाशक पर्यावरणीय समस्याएं मनुष्य के समक्ष खड़ी हो गई हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों के ऐतिहासिक परिवेश में पर्यावरण अध्ययन का महत्व अत्यधिक हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन द्वारा मानव के क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभावों को भली भांति उजागर किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ प्रारंभिक मानव अब भौतिक मानव के रूप में बदल चुका है। मानव अब पर्यावरण का कारक एवं पालक न होकर उसका विनाशक हो गया है। प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले भौतिक पर्यावरण के पक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का बिना अनुपालन किए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदूहन एवं अनियोजित विकास निश्चित रूप से कई पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न करेगा। इस कारण मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। अतः यह अत्यावश्यक हो गया है कि संपोषणीय पर्यावरण, संपोषणीय विकास, संपोषणीय अर्थव्यवस्था तथा संपोषणीय समाज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव पर्यावरण संबंध को पुनः संतुलित किया जाए। मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव। भौतिक पर्यावरण मानव को निम्न माध्यमों से प्रभावित करता है। जैव भौतिक सीमाएं द्वारा, फिर आचारपरक नियंत्रणों द्वारा, संसाधनों की सुलभता द्वारा। जैव भौतिक सीमाएं मौसम और जलवायु के कारक मनुष्यों, पौधों और पशुओं के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जैविक दृष्टि से
जैविक दृष्टि से मानव का शरीर कुछ निश्चित पर्यावरणीय दशाओं में ही अच्छी तरह से कार्य करने हेतु सक्षम हो पाता है। मानव के क्रियाकलापों को ऊष्मा, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षण, वायु, बादल इत्यादि भौतिक कारक विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई, अधिक तापमान तथा आर्द्रता मनुष्य के विकास एवं उत्तरजीविता में बाधा उत्पन्न करते हैं। शीत ऋतु में आर्कटिक वृत्त के निकटवर्ती क्षेत्रों में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सूर्य क्षितिज पर रहता है। कई महीनों तक इस क्षेत्र में निरंतर अंधेरा रहने के कारण लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर इसका विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में न्यून तापमान तथा न्यूनतम वर्षा खाद्यान्न की उपलब्धता प्रभावित करती है, क्योंकि अति शीत प्रदेशों में बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। सूक्ष्म जलवायु मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ध्यातव्य है कि कुछ रोगों तथा बीमारियों की मौसमी प्रवृत्ति होती है, यानी वे कुछ खास मौसमों में ही होती हैं। जैसे भारत में वर्षा के मौसम में डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं, जो शीत ऋतु के आते आते समाप्त होने लगती हैं। आचार परक नियंत्रण। विभिन्न पर्यावरणीय कारक मनुष्य को जातीय विशेषताओं को प्रभावित करने के साथ साथ उन्हें निर्धारित भी करते हैं। ये मनुष्य के चिंतन, विचारधारा, संस्कृति तथा आचार व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो में शीत ऋतु की लंबी रातें निराशाजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसके साथ जिससे संसाधनों की सुलभता का महत्व और बढ़ गया है। मध्य पूर्व के देशों में खनिज तेल के अपार भंडार का पाया जाना, अफ्रीकी देशों में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार का होना विश्व के साथ उनके संबंधों को निर्धारित करता है। नदी का जल का अलग अलग देशों में राज्यों से होकर प्रवाहित होने के कारण इसके वितरण तथा उपभोग के संबंध में अंतर्देशीय एवं अंतर्राज्यीय विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास बहुत हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग और तीव्र दोहन हो रहा है, जिसका परिणाम मृदा निम्नीकरण, जैव विविधता में कमी और वायु जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण का क्षरण हो रहा है तथा यह मानव जाति तथा उसकी उत्तरजीविता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। पर्यावरण अवनयन विशेषकर निर्धन ग्रामीणों में गरीबी को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कारक है। प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर जैव विविधता पर ग्रामीण निर्धनों व आदिवासियों की निर्भरता स्वतः सिद्ध है। देखा जाए तो महिलाओं पर इन प्राकृतिक संसाधनों के अवनयन का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन संसाधनों को एकत्र एवं उपयोग करने के लिए वे प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। कुछ मानवीय क्रियाकलापों जैसे वनोन्मूलन तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के अत्यधिक प्रयोग ने पर्यावरण अवनयन की समस्या को बढ़ा दिया है, क्योंकि वन पर्यावरण संतुलन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। वनोन्मूलन के कारण मृदा अपरदन, भूस्खलन, गाद का जमाव, वन्य पर्यावरण में क्षति जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसके फलस्वरूप वन्य जीवों के संकटापन्न होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा कई वन्य जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के लिए स्थान, आश्रय और उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता के कारण पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और इन सभी वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए नाटकीय तरीके से भूमि का प्रयोग बदल रहा है। पर्यावरण अवनयन पर्यावरण में उत्पन्न असंतुलन का परिणाम है, जो मानवीय या प्राकृतिक गतिविधियों के कारण होता है। ऐसी विधियों जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है में मुख्य रूप से शामिल है खनन, औद्योगिकरण, आधुनिक कृषि, शहरीकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी। खनन का पर्यावरणीय प्रभाव। पृथ्वी धातुओं और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया ने खनन तकनीकों को सुदृढ़ किया है, जिससे संसाधनों का उत्तरोत्तर रूप से तेजी से खनन किया जा रहा है। अब इन संसाधनों के
समाप्त होने की आशंका वैज्ञानिकों व विश्लेषकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। पृथ्वी से खनिजों के निष्कर्षण के दौरान बड़ी मात्रा में कूड़े का ढेर उत्पन्न होता है। खनिज अपशिष्टों के ढेर से भूमि का एक बहुत बड़ा भाग घिर जाता है, जो कृषि कार्यों के लिए भी अयोग्य होता है। खनन क्षेत्र अधिकांशतः दुर्गम या वनीय क्षेत्रों में होते हैं, जिससे वनोन्मूलन की समस्या भी उत्पन्न होती है। औद्योगिकरण का प्रभाव पर्यावरण पर। तीव्र गति से जनसंख्या की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में वृद्धि इन्हीं आवश्यक वस्तुओं के निर्माण का परिणाम है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया का पर्यावरण पर प्रभाव इसलिए देखा जाना जरूरी है क्योंकि कच्चे माल के रूप में उद्योग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिनके शीघ्र समाप्त हो जाने का खतरा है। भारत सरकार ने पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों के लिए इकोमार्क नामक एक लेबलिंग योजना वर्ष 1991 में प्रारंभ की। उद्योगों से निकली विषैली गैसों द्वारा वायु प्रदूषण तथा निःसृत अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण के साथ मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, जो मानव तथा अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि की है, जिससे अधिक से अधिक फसलों को उगाने के लिए वनों को खेती के उपयुक्त भूमि में बदला जा रहा है। यह समस्या विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों में देखी जा रही है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई हरित क्रांति ने कृषि में कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे भूमि एवं जल प्रदूषण जैसे अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कृषि में कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों के साथ वे कीट भी मर जाते हैं जो कृषि में परागण की क्रिया के लिए उपयोगी होते हैं। कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करती है। कृषि में बढ़ता बाजारीकरण उच्च उत्पाद देने वाली किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे उच्च उत्पादक क्षमता वाली फसलें पारंपरिक फसलों वाली कृषि का स्थान ले लेती हैं। पारंपरिक फसलें बहुफसली पद्धति पर आधारित होने के कारण फसल चक्रण के नियमों का पालन करती थीं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती थी। किंतु उच्च उत्पाद वाली फसलें एकल कृषि को बढ़ावा देती हैं, जो लंबे समय में मृदा में पोषक तत्वों में कमी लाती हैं, जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित होती है। शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। बढ़ता शहरीकरण विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है, क्योंकि शहर अपनी मूलभूत सुविधाओं के कारण जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र होते हैं। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण स्थानीय संसाधनों पर गहन दबाव पड़ता है, जिससे नित्य नई समस्याओं का जन्म होता है। शहरों में लोगों के निवास, उद्योगों की स्थापना तथा सड़क व अन्य सुविधाओं हेतु उपजाऊ भूमि का ही उपयोग हो रहा है। यह प्रवृत्ति निकट भविष्य में खाद्य संकट का कारण बन सकती है। शहरी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योगों को शहरों या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। ये स्थापित उद्योग शहरों में प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। शहरों में परिवहन के साधनों यथा बस, कार, ट्रक आदि से निकलता धुआं यहाँ वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। घरेलू व औद्योगिक बहिर्स्रावों को बिना किसी निपटान के सीधे झीलों या नदियों में डाला जाता है, जिससे इन नगरों की समीपवर्ती झीलों व नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। इससे मानव के साथ जलीय जीवों के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट की इमारतों, सड़क व अन्य आधारीय क्षेत्रों के निर्माण में सीमेंट व कंक्रीट की अधिकता रहती है। इन इमारतों को बनाने में पेड़ों व वनीय क्षेत्रों को साफ किया जाता है, जिससे ये कंक्रीट संरचना सूर्यताप का अधिक अवशोषण करती हैं। नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण आदि के कारण नगरीय धूम कोहरे के निर्माण से नगरीय क्षेत्रों का तापमान आसपास के क्षेत्रों से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक होता है तथा नगर उष्मादीप के रूप में कार्य करने लगता है। इससे किसी नगर में विशिष्ट जलवायु विकसित होती है और जो यहाँ की मौसमी जलवायुवी व पर्यावरणीय दशाओं को प्रभावित करती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव समाज के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। पाषाण काल से ही प्रौद्योगिकी आम जनता को आवश्यक न्यूनतम वस्तुओं को
सुलभ कराती रही है, किंतु वर्तमान में प्रौद्योगिकी अधिक खतरनाक व विनाशकारी हो गई है, क्योंकि तीव्र गति से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ मानव प्रजाति भौतिकवादी प्रवृत्ति तथा अन्य उत्पादन पर अधिक जोर दे रही है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे निजी जीवन से लेकर कृषि विज्ञान, परिवहन, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में तकनीकी का व्यापक उपयोग हो रहा है। निश्चित तौर पर तकनीकी ने मानव जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, किंतु यह भी सत्य है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने अधिकांश पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दिया है। निम्नलिखित तथ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभिशाप को स्पष्ट करते हैं। मनुष्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने हित के लिए मौसम संबंधी दशाओं में परिवर्तन करने में सक्षम हो गया है। मनुष्य आज मेघ बीजन द्वारा वर्षा कराने तथा ओलावृष्टि को रोकने में सक्षम हो गया है। इस तरह मनुष्य वायुमंडलीय पराक्रमों में परिवर्तन करने लगा है और इन परिवर्तनों से जीवमंडल प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य नदियों पर बांध तथा जलाशय बनाने में सक्षम हो गया है। इन क्रियाओं के गंभीर दुष्परिणाम पर्यावरण पर पड़ते हैं, जैसे बड़े बांधों तथा जलाशयों के भार के कारण चट्टानों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिस कारण विनाशकारी भूकंप का आविर्भाव होता है। डेनेवर मीड झील, करीबा झील तथा कोयना झील मानव द्वारा विकसित एवं प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जनित भूकंपों के कतिपय उदाहरण हैं। इसके अलावा बड़े बड़े जल भंडारों के कारण प्राकृतिक वन क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। इस कारण प्रभावित क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाता है। भारत में सरदार सरोवर परियोजना का विरोध इन्हीं आधारों पर हो रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि के साथ पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से आज मृदा व जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही हैं। सिंचाई के साधन जैसे पंप, बोरवेल आदि से सिंचाई से कुछ राज्यों यथा पंजाब व हरियाणा में अति सिंचाई के कारण संलग्न क्षेत्रों मृदा लवणता की समस्या देखी जा रही है। विलासिता के उत्पादों यथा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे, हेयर ड्रायर आदि के संचालन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के वायुमंडल में पहुंचने से ओजोन क्षरण हो रहा है, जिस कारण सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों के धरातल पर पहुंचने से तापमान में वृद्धि के साथ त्वचा कैंसर की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। परिवहन के आधुनिक साधनों के विकास तथा ऊर्जा की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग तथा इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से वायुमंडल के सांद्रण में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। रासायनिक संयंत्रों से जहरीली गैसों के निकलने से न केवल वायु प्रदूषण होता है, बल्कि यह मानवीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती है। भोपाल गैस त्रासदी, यूक्रेन की चेरनोबिल तथा 3 माइल आइलैंड घटना आधुनिक प्रौद्योगिकी की असफलता से उत्पन्न गंभीर परिणाम है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के खतरनाक परिणामों में जहरीले रसायनों का उत्पादन, कृत्रिम पदार्थों का उत्पादन तथा जीवों द्वारा विघटित न होने वाले पदार्थों का भारी मात्रा में उत्पादन जैसे प्लास्टिक आदि प्रमुख हैं। आज नाभिकीय अपशिष्टों को प्रबंधन मानव समाज के लिए गंभीर खतरा है। वास्तव में आधुनिक प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन के खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं। इसलिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मानव जीवन को खुशहाल व उत्तम बनाने में प्रभावी हो सके। पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। ज़्यादातर पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरण अवनयन व जनसंख्या द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जनित हैं। पर्यावरणीय समस्याएं वातावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन हैं जो अवांछनीय हैं एवं स्थानीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की धारणीयता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर मृदा प्रदूषण, जल जनित रोग, वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना प्रमुख है। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, अम्ल वर्षा व तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वैश्विक स्तर पर प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन तथा प्रजातियों का विनाश होना प्रमुख पर्यावरणीय समस्या के रूप में विश्व के सम्मुख बड़ा खतरा है। वर्तमान पर्यावरणीय समस्याएं संसाधनों के कुप्रबंधन का परिणाम है। इन समस्याओं का स्वरूप केवल स्थानीय न होकर वैश्विक होता है, अतः इसके समाधान के प्रयास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने चाहिए। इनके समाधान के लिए आवश्यक है कि पर्यावरण अवनयन के विभिन्न पहलुओं के आधार पर सतत विकास के उद्देश्य को
प्राप्त करने की योजनाएं बनाई जाएं। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलतम ऊर्जा पर आधारित इस तरह की प्रौद्योगिकी विकसित की जाए जिससे न्यूनतम प्रदूषण हो। ऊर्जा संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर भी प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सकती है। जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को कृषि, वानिकी, पर्यटन और मत्स्य के साथ जोड़ा जा सकता है। वनीकरण को जनो आंदोलन के रूप में बढ़ावा देकर पर्यावरण को समृद्ध किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है कि औद्योगिक विकास और नगरीकरण की अवधारणा को सतत विकास के साथ जोड़कर देखा जाए। पर्यावरण की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जबकि इस समस्या को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तंत्र का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। पर्यावरणीय अध्ययन में जन जागरूकता का महत्व। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहुविषयक होती है जिसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है एवं वह कौशल कई विषयों यथा रसायन, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, गणित, भूगोल, कला, भौतिकी, इतिहास आदि को अंतर्गृहित किए रहता है। पर्यावरण अध्ययन द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार किया जाता है। इसके द्वारा समाज में पर्यावरण क्षेत्र संबंधित कई आयाम विकसित होते हैं जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं। पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण की समझ के विकास हेतु आम जन को जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि उन्हें यह ज्ञात हो कि हमारे वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे मानव जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। इस हेतु उनमें पर्यावरण की समझ विकसित करना आवश्यक है ताकि वे अलग अलग समस्याओं से रूबरू हो सकें। पर्यावरणीय सुरक्षा सिर्फ किसी अकेले व्यक्ति, संस्था एवं सरकार की क्षमता के बाहर है। कई पर्यावरणीय समस्याओं का स्वरूप वैश्विक है, अतः विश्व के हर नागरिक के लिए जरूरी है कि वह वैश्विक वातावरण को सुरक्षा प्रदान करने हेतु योगदान करे। इस सक्रिय योगदान हेतु जन जागरूकता आवश्यक है एवं बिना पर्यावरण के अध्ययन के इस जन जागरूकता का प्रसार करना अधूरा प्रयास होगा। यह पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता का ही परिणाम था कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की स्थापना की गई। पर्यावरण के विषय में आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में मास मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी आदि, सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस, मनोरंजन, लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों, डॉक्यूमेंट्रीज आदि, विज्ञान केंद्रों की स्थापना एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा युवाओं को शामिल कर जन जागरूकता को फैलाया जा सकता है। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ये क्या है? पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत एक तरफ समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल किए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक जर्नल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म में इसके जर्मन पर्याय ओइकोलॉजी का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है जिसमें इसकी जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले द्वारा 1935 में किया गया था। पारिस्थितिकी पदचिह्न संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उत्पादक भूमि तथा जल के क्षेत्र को निरूपित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: अजैविक संघटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। अजैविक संघटक ये रासायनिक एवं भौतिक कारकों को सम्मिलित किए हुए निर्जीव अवयव होते हैं जो जीवों की उत्तरजीविता एवं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। 4 मुख्य अजैविक कारक: प्रकाश, ताप, वायु, मृदा, जल, आर्द्रता। जैविक संघटक ये जीवित अवयव होते हैं जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। कार्यात्मक आधार पर जैविक संघटक के 3 भाग होते हैं: स्वपोषित संघटक, परपोषित संघटक एवं वियोजक। स्वपोषित संघटक ये आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हरे पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया क्रमशः प्रकाश संश्लेषण एवं
रसायन संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इन्हें प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। परपोषित संगठक, इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों, जंतुओं या दोनों पर निर्भर होते हैं। आहार के स्रोत के आधार पर परपोषी के 3 प्रकार। शाकाहारी, ये अपना भोजन मुख्यतः पौधों से प्राप्त करते हैं, अतः ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये पोषण स्तर 2 के अंतर्गत आते हैं। फिर है मांसाहारी, ये स्वयं के पोषण हेतु शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। इन्हें द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं। ये पोषण स्तर 3 के अंतर्गत आते हैं। सर्वाहारी, ये प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को आहार बनाते हैं। ये नीचे के तीनों पोषण स्तर से आहार प्राप्त करते हैं। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी के 3 प्रकार। परजीवी, वे जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। फिर है मृतजीवी, वे जंतु जो मृत पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें बाह्य कोशिकी पाचन होता है, उदाहरण कवक एवं बैक्टीरिया। फिर है प्राणी समभोजी, इसमें वे जंतु आते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यथा हाथी, मनुष्य आदि। फिर है वियोजक, अपघटक या वियोजक जटिल जैविक पदार्थों, मृत पौधों तथा जंतुओं का वियोजन कर उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं और अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इन सरल रूपों को हरे पौधे ग्रहण करते हैं। ये हमेशा सूक्ष्मजीव नहीं होते। वियोजक के प्रकार, कवक, बैक्टीरिया अपघटन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, विघटन हेतु एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं ये। फिर है अपरदकारी, मृत जीवों के बड़े टुकड़ों के उपभोग हेतु ये जिम्मेदार होते हैं। अपघटित कार्बनिक पदार्थों का पाचन एवं अवशोषण शरीर के अंदर होता है। वियोजक भी सर्वाहारी होते हैं क्योंकि वे पौधों एवं जंतुओं के वियोजन से आहार प्राप्त करते हैं। फिर है मृतजीवी, मृत पौधों एवं जीवों के कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने हेतु प्रोटीएज तथा लाइपेज का स्राव करते हैं। पारितंत्र में कार्बनिक पदार्थों के पुनर्चक्रण हेतु वियोजक महत्वपूर्ण होते हैं। अपरदकारी मुख्यतः अकशेरुकी होते हैं, यथा केचुआ, दीमक, सी स्टार, केकड़ा। ये मृत जीवियों को उनके कार्यों में मदद करते हैं। अब हम देखेंगे ऊर्जा संघटक। इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत तापदीप्त गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्यातप या सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रदूषण, पॉल्यूशन। पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है, प्रदूषण कहलाता है। वैश्य प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जिस रूप में उत्पादित होते हैं उसी स्वरूप में बने रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि। वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन, धूम इत्यादि।
प्रदूषकों के निवारण के आधार पर इसे जैव निम्नीकृत प्रदूषक तथा जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक में बांटा जाता है। वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवीय गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं, जैसे कागज, सब्जी, फल इत्यादि। वैसे प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। ये लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय तत्व, शीशा इत्यादि। आहार श्रृंखलाओं में से गुजरते हुए इसका अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। अतः जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि ही जैव आवर्धन है। पर्यावरण में मानवोद्भाविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता एवं संसाधनों के दोहन में प्रयुक्त तकनीकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। वायु प्रदूषण। वायु में किसी भी हानिकारक ठोस, तरल या गैस, ध्वनि व रेडियोधर्मी विकिरण भी का इस मात्रा में मिल जाना कि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव समेत अन्य जीवधारियों को हानि पहुंचाए वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। वायु प्रदूषकों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक प्रदूषक। ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं। कुछ उदाहरण है पौधों के परागकण और पौधों के वाष्पशील, कार्बनिक यौगिक, ज्वालामुखी विस्फोट तथा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वनाग्नि तथा समुद्र से निकलने वाले कण। सामान्यतः प्राकृतिक निष्कासनों की सांद्रता कम होती है और उनसे गंभीर हानि नहीं होती। वायु प्रदूषक, उनके स्रोत व प्रभाव। प्रदूषक है कार्बन यौगिक CO और CO2। इसका स्रोत है जीवाश्म ईंधन का दहन, मोटर गाड़ी। प्रभाव इससे होगा हरितगृह प्रभाव, श्वसन संबंधी समस्याएं होंगी, वजन में कमी लाता है। फिर है सल्फर के यौगिक SO2 और H2S। ताप संयंत्र, रिफाइनरी, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न है। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं और पौधों में क्लोरोसिस हो जाता है। फिर है नाइट्रोजन के यौगिक NO और N2O। ताप संयंत्र, मोटर वाहन और वायुमंडलीय अभिक्रिया, इससे भी अम्ल वर्षा, पादपों की उत्पादकता में कमी आती है, आँखों व फेफड़ों में जलन होता है। फिर मीथेन, ये आर्द्र भूमि और धान के खेत से निकलता है, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि करता है। निलंबित, विलंबित कण, निर्माण कार्य में और भाप शक्ति संयंत्र और मोटर वाहन से इसकी उत्पत्ति होती है। श्वसन तंत्र पर चिरकालिक प्रभाव होता है, दृश्यता में कमी आती है, लाल रक्त के निर्माण में बाधा और कैंसर हो जाता है। फिर है हाइड्रोकार्बन, बेंजीन और इथाइलिन, मोटर वाहन और पेट्रोलियम उद्योग से उत्पत्ति होती है, कैंसर का कारण है, श्वसन संबंधी समस्या हो जाती है, समय पूर्व पत्तियों व फलों का गिर जाना इसका प्रभाव है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, प्रशीतन यानी AC, रेफ्रिजरेटर, स्प्रे, फोम उद्योग से उत्पन्न, भूमंडलीय उष्मन होता है, ओजोन क्षरण होता है, चर्म रोग होता है और कैंसर होता है। फिर है ओजोन O3, मोटर वाहन और उद्योग से श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आंखों में जलन, पर्ण समूह को नुकसान होता है। सीसा या लेड, मोटर वाहन से उत्पन्न होता है, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं, कैंसर का ये कारक होता है। रेसे, कपास, ऊन, वस्त्र उद्योग, कालीन उद्योग से इसकी उत्पत्ति होती है, फेफड़ों पर दुष्प्रभाव होता है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस खनन व निर्माण उद्योग से उत्पत्ति होती है, श्वसन संबंधी समस्याएं और कैंसर होता है। धूम, ये उद्योग और मोटर वाहन से इसकी उत्पत्ति होती है, आंखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। फिर है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैंस और फॉर्मेल्डिहाइड CH2O और पराक्सी एसिटिल का है C2H4O।
ये वायुमंडल में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन से इसकी उत्पत्ति होती है। धुंध प्रभाव हो जाता है, इससे आँख नाक गले की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब मानव जनित प्रदूषक, इसमें कारखानों, रसोई घरों, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाले प्रदूषक शामिल हैं। प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर गैसीय प्रदूषक, इसमें निम्नलिखित प्रदूषकों को शामिल किया जाता है: जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि। फिर है एरोसॉल कैन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से निस्सृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से निस्सृत सल्फर के यौगिक जैसे SO2, SO3 आदि। SO2 श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों एवं रासायनिक उर्वरकों से निस्सृत नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3। सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली क्लोरीन। फिर है कणकीय प्रदूषण। कणकीय प्रदूषकों के मुख्य स्रोत है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ताप संयंत्र, तेल शोधन कारखाना, निर्माण कार्य आदि। इन प्रदूषकों के कारण धुंध फैल जाता है तथा दृश्यता के प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही ये प्रदूषक फेफड़े व स्वतंत्र प्रक्रिया को भी दुष्प्रभावित करते हैं। फ्लाई ऐश तथा अन्य धातु कण ऐसे प्रदूषकों के उदाहरण हैं। प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों के आधार पर। प्राथमिक प्रदूषक, ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। इनके उदाहरण हैं ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विविध हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएं। द्वितीयक प्रदूषक, सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाती है, जो एक द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल वाष्प से मिलकर एक और द्वितीयक प्रदूषक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है, जो कि अम्ल वर्षा का घटक है। NO2 के दो अन्य द्वितीयक प्रदूषक परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 हैं। धूम कोहरा स्मॉग धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है। अन्य प्रदूषक एरोसॉल 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसॉल कहा जाता है। इनका उत्सर्जन कारखानों, ताप विद्युत घरों, स्वचालित वाहनों, कृषि कार्यों से होता है। यह कोलाइडिक कण है जो वातावरणीय गैसों में फैला होता है। वायु में फैले एरोसॉल खतरनाक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा वे बादलों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। धूम्र, धुआं एवं कालिख आदि का आकार एरोसॉल से कम होता है तथा ये नगर पालिका के कचरों के जलाने तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलते हैं। एरोसॉल से बड़े आकार वाले ठोस कणों को धूल कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। धूम कोहरा स्मॉग शब्द फॉग और स्मोक से मिलकर बना है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन O3 गैस होती है। जब यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है तो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, किंतु जब यही क्षोभ मंडल में धरातल के समीप पाई जाती है तो प्रदूषक का कार्य करती है। इस धरातलीय ओजोन का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अंतःक्रिया से होता है। HCHO एवं पैन
प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के घटक हैं जो आंखों में जलन करते हैं। NOx एवं हाइड्रोकार्बन शीत धूम कोहरे के प्रमुख उत्तरदायी कारण हैं। भारतीय शहरों में इस तथ्य को सत्य होते देखा जा सकता है। अधिक धूम कोहरे के निर्माण से दृश्यता घट जाती है तथा पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्राकृतिक सौर विकिरणों की मात्रा घट जाती है, जो विटामिन डी के उत्पादन को घटाकर रिकेट्स जैसे रोगों में वृद्धि करता है। धूम कोहरे के कारण श्वसन तंत्र की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। अधिक धूम कोहरे के निर्माण से यातायात के परिचालन में असुविधा होती है, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में होता है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 तथा कैल्शियम ऑक्साइड CaO आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। यदि फ्लाई ऐश का ठीक से अभिग्रहण न किया जाए तो यह जीवों में श्वसन तंत्र के रोग को उत्पन्न करता है। निलंबित कणकीय पदार्थ SPM में ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण आते हैं, जिनका आकार 0.01 QM माइक्रोमीटर से 100 QM तक होता है। इनमें पाए जाने वाले कण औद्योगिक धूल कण, ज्वालामुखी कण, सल्फेट व कार्बन कण और बहुनाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH होते हैं। 10 QM से छोटे आकार के कण, जिन्हें PM10 कहते हैं, श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं, RSPM कहलाते हैं। सबसे छोटे कण 2.5 QM से भी कम आकार के होते हैं, जिन्हें PM2.5 कहते हैं। ये सांस द्वारा फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं और बहुत सी परेशानियां पैदा करते हैं। SPM पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत में PM2.5 एवं PM10 की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और बड़े नगरों में सांस लेना भी दुष्कर होता जा रहा है। घरेलू वायु प्रदूषण। विश्व में लगभग 3 अरब लोग खाना बनाने एवं घरों को गर्म रखने में ठोस ईंधन, लकड़ी, चारकोल, कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि का प्रयोग करते हैं। इन अवैज्ञानिक और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से भारी मात्रा में वायु प्रदूषण फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार घरेलू प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 3.8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू वायु प्रदूषण परंपरागत ईंधन जैसे जलावन, लकड़ी, चारकोल, गोबर आदि द्वारा खाना बनाने के कारण फैलता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह प्रदूषण वायुरुद्ध घरों, वातायन की कमी, घरों में रासायनिक उत्पादों एवं सिंथेटिक उत्पादों के प्रयोग के कारण फैलता है। ग्रामीण घरों में धूम्र निकासी रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा एवं मिट्टी तेल वाले हीटर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हैं। घरेलू वायु प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, परफ्यूम, स्प्रे, फर्नीचर, पॉलिश, एयर फ्रेशनर जैसे पदार्थ घरेलू प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रभाव से आँखों, नाक, त्वचा में जलन, सिरदर्द, मिचली आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से ये पदार्थ शरीर में जमा होकर यकृत एवं शरीर के अन्य अंगों को बीमार करते हैं। तंबाकू, इनके धुएं से व्यापक हानिकारक रसायन एवं कैंसर कारक रसायनों की उत्पत्ति होती है। इसके प्रभाव से आँख, नाक, गले में जलन, कैंसर, अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस जैसे रोग हो जाते हैं। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक प्रदूषक, इनमें पौधों के परागकण, कीट, परजीवी, कवक एवं जीवाणुओं को सम्मिलित किया जाता है। इनके कारण एलर्जी एवं संक्रमण जन्य रोग उत्पन्न होते हैं।
रेडॉन, यह मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गैस है। शहरी घरों में कमजोर वातायन के कारण यह घरों में सांद्रित होकर फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। फॉर्मल्डिहाइड, यह कारपेट, तापरोधक फोम आदि से उत्पन्न होता है। यह आंखों एवं नाक में जलन एवं एलर्जी उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव। स्वच्छ वायु मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वायु प्रदूषण श्वसन तंत्रिका तंत्र, फेफड़ों एवं रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। प्रदूषित वायु से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे चर्म रोग, श्वसन रोग, अस्थमा, अनिद्रा, थकावट, सिरदर्द, टीबी, ब्रोंकाइटिस, विलिनोसिस आदि होते हैं। अम्ल वर्षा ओजोन परत के क्षय, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि से पौधों की विभिन्न क्रियाएं प्रभावित होती हैं। वायु प्रदूषण का जलीय व स्थलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से वातावरण सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त करता है। इनमें से कुछ ऑक्साइड धरातल पर वापस शुष्क निक्षेप के रूप में जमा हो जाते हैं। वर्षा जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम एवं हाइड्रोजन आयन को शामिल किए होती है, धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में गिरती है। अम्ल वर्षा जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। इससे इमारतों तथा स्मारकों को भी नुकसान पहुंचता है। मानव जनित प्रक्रिया जिसके कारण वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन आदि अणुओं का उत्सर्जन होता है, ये ओजोन विनाश का कारण बनते हैं। ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आदि हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। इससे धरातल की सतह का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे बर्फ पिघलेगी और समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी होगी और बहुत से क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अधिक तापमान वृद्धि से मरुस्थलीकरण व सूखा में वृद्धि होगी। इससे स्थानीय मौसम में परिवर्तन, वर्षा, तापमान, वायु की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। वाहनों द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण। वाहनों द्वारा प्रदूषकों का उत्सर्जन शहरी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बन गया है। भारत ने वर्ष 2000 में यूरोपीय उत्सर्जन एवं ईंधन नियमन को स्वीकार किया। इस योजना में 4 मुख्य मेट्रो शहरों में भारत ने स्टेज 2 उत्सर्जन नियमन को लागू किया। इसमें साफ ईंधन जिसमें सल्फर की कम मात्रा तथा उच्च दक्षता युक्त ईंधन का प्रयोग किया जाता है। प्रदूषण को देखते हुए भारत सरकार ने BS4 नियम से सीधे BS6 मानक को 1 अप्रैल 2020 से लागू करने का विचार किया। NGT द्वारा सभी वाणिज्यिक वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश पर पर्यावरण लेवी कर लागू किया गया। ध्यातव्य है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों द्वारा उत्सर्जन है। दिल्ली सरकार द्वारा ऑड इवन नियम लागू किया गया, जिससे एक दिन में विषम संख्या वाली गाड़ियां तथा दूसरे दिन में सम संख्या वाली गाड़ियां चलती हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की पहल। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। देश के बड़े नगरों में रियल टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी और संबद्ध जरूरी कार्रवाई करने के लिए जन जागरूकता में वृद्धि करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया था। अच्छी 0 से 50, संतोषजनक 51 से 100, सामान्य रूप से प्रदूषित 101 से 200, खराब 201 से 300, बहुत खराब 301 से 400 और गंभीर 401 से 500 नाम की 6 वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियां हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषणकारी तत्वों PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा लेड पर विचार किया जाता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा देशव्यापी NAMP का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
इस नेटवर्क में 29 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 340 शहरों के 793 संचालन स्टेशन शामिल हैं, अप्रैल 2020 तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो ये था वायु प्रदूषण। इसके बाद हम जो है जल प्रदूषण को देखेंगे। तो जल प्रदूषण को हम अपनी दूसरी क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि इसमें पूरा भूमिका से लेकर अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। तो ये जो लोग पर्यावरण वाला चैप्टर है, हो सकता है ये 2 से 3 वीडियो में कवर हो पाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर है। तो ये पहला वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। हम जल्द ही इसका दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें हम जल प्रदूषण से स्टार्ट करेंगे। एक ही साथ बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा तो आपके लिए भी उबाऊ हो जाएगा। मेरा प्रयास था कि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाए, लेकिन हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। थोड़ी देर पढ़ेगा फिर लास्ट चीज़ें उसकी छूट जाएंगी। तो कोशिश करते हैं, वैसे भी ये वीडियो मेरे ख्याल से 1 घंटे की हो ही गई होगी, तो कोशिश करते हैं कि अब अगले पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पुराने वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।